बच्चों सेक्शन ए कंप्लीट हो चुका है। क्वेश्चंस और उनके ऑप्शंस लिखे हुए हैं। चलते हैं सेक्शन बी में और सेक्शन बी का क्वेश्चन लेते हैं। देखिए क्या है फर्स्ट क्वेश्चन। इन ए यंग डबल स्लिट एक्सपेरिमेंट द सेपरेशन बिटवीन द टू स्लिट्स इज स्मॉल d and the distance of the screen from the slit is 100d. Distance of the screen from the slits is 100d. If the first minima falls at a distance small d from the central maximum, obtain the relation between small d and lambda. तो बेटा क्वेश्चन बहुत आसान सा है। यंग के एक्सपेरिमेंट में जो जनरल प्रॉब्लम्स होती हैं उसका ये क्वेश्चन है। तो क्या क्या गिवन है क्वेश्चन में? सेक्शन बी है, क्वेश्चन नंबर है ये आपका 90। सेक्शन बी पर पहुंच चुके हैं। क्वेश्चन नंबर है 90। पेपर आपका है सीबीएसई सेट 2 है। तो यहां पर आपको गिवन है यंग के एक्सपेरिमेंट में सेपरेशन बिटवीन द स्लिट्स। तो जो स्लिट्स के बीच का सेपरेशन है, आपके पास S1 स्लिट है, आपके पास S2 स्लिट है। इनके बीच का जो सेपरेशन है वो जनरल वे में हम डी लिखते भी हैं और यहाँ पर वो स्मॉल डी है, क्वेश्चन में गिवन है। और ये जो स्क्रीन है, ये स्क्रीन स्लिट से कितने डिस्टेंस पर है? हम लोग कैपिटल डी से लिखते हैं एंड हियर कैपिटल डी इज 1000 D, ये गिवन है। और यहां पर फ्रिंजेस आती हैं। ये स्क्रीन के सेंट्रल पर सेंट्रल मैक्सिमम होता है, दैट इज राइट फ्रिंज। फर्स्ट मिनिमा फॉल्स एट ए डिस्टेंस स्मॉल डी फ्रॉम द सेंट्रल मैक्सिमा। सेंट्रल मैक्सिमा से जो फर्स्ट मिनिमा यानी कि जो डार्क फ्रिंज है, फर्स्ट मिनिमा मीन्स जो फर्स्ट डार्क फ्रिंज है, फर्स्ट डार्क फ्रिंज। हमारी अपनी जनरल थ्योरी में हम इस डिस्टेंस को y से लिखते थे और इस क्वेश्चन में y की वैल्यू है स्मॉल डी। तो कह रहा है कि स्मॉल डी और लैम्डा रिलेशन के अगर बेसिक फंडे को अगर आप फॉलो करो तो मिनिमा के लिए y की वैल्यू होती है 2n-1 लैम्डा कैपिटल D बाई 2 स्मॉल डी। ये बेसिक फंडा है मिनिमा के केस में। अगर हम मैक्सिमा की बात करेंगे तो y इक्वल टू होता है n लैम्डा कैपिटल D बाई स्मॉल डी। ये मैक्सिमा यानी राइट फ्रिंजेस के लिए मिनिमा। तो ये n जो है वो मिनिमा नंबर 1 है, y की वैल्यू स्मॉल d है, n की वैल्यू 1, लैम्डा वेवलेंथ है कैपिटल D क्वेश्चन में 1000 D और यहां से आया 2 स्मॉल d। कट हो जाएगा, देखिए ये ब्रैकेट आपका 1 हो जाएगा, स्मॉल डी से स्मॉल डी कट हो जाएगा तो ये आ जाएगा आपका 2 5 सर। स्मॉल डी की वैल्यू आ जाएगी 500 लैम्डा। स्मॉल डी की वैल्यू बेटा 500 लैम्डा हो जाएगी। ठीक है, कैलकुलेशन आप देखें कहीं कुछ फर्स्ट मिनिमा है और n की वैल्यू 1 हो जाएगी यहाँ पर। ठीक है, 2 1 2, ये ब्रैकेट आपका 1 आ जाएगा, लैम्डा स्मॉल कैपिटल D इज 1000 D और ये 2D 500 D की वैल्यू आ जाएगी 500 लैम्डा। ठीक है, देख लीजिए क्वेश्चन को। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 20 देखते हैं भाई क्या है। ड्रॉ द एनर्जी बैंड डायग्राम ऑफ ए n टाइप एंड p टाइप सेमीकंडक्टर एट कैपिटल T ग्रेटर देन 0 केल्विन। बहुत कॉमन सी बात है और अभी जब रिवीजन हुआ है तो हमने कहा था कि बैंड एनर्जी बैंड बनाने का क्वेश्चन भी बहुत फ्रिक्वेंटली पूछा जाता है। ये एक ऐसा क्वेश्चन है जो नया नहीं है, बहुत बार आपको अपने सीबीएसई के पेपर में देखने को मिलेगा। तो जब टेम्परेचर 0 केल्विन से ऊपर है उस समय का एनर्जी बैंड बनाना है p टाइप का और n टाइप का। तो सबसे पहले बनाते हैं हम लोग p टाइप का। तो p टाइप के लिए हमारे पास में वैलेंस एनर्जी बैंड, ये हो गया वैलेंस एनर्जी बैंड, बहुत रिच होता है विद वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स।
बहुत सारे वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स इस बैंड में मिलते हैं, वैलेंस एनर्जी बैंड, एंड दिस वन इज कंडक्शन एनर्जी बैंड CEB, कंडक्शन एनर्जी बैंड, VEB वैलेंस एनर्जी बैंड। और जब टेम्परेचर की वैल्यू 0 केल्विन से बड़ी होती है, बिकॉज ऑफ द थर्मल एक्साइटेशन, कुछ वैलेंस इलेक्ट्रॉन अपने वैलेंस एनर्जी बैंड को छोड़ करके कंडक्शन एनर्जी बैंड में आ जाते हैं। तो वो इलेक्ट्रॉन्स हम यहाँ दिखा रहे हैं, और जो इलेक्ट्रॉन यहाँ से निकल के यहाँ जाएंगे तो वहाँ पर जो वैकेंट सीट होगी वो होल्स बन जाएगी। तो डायग्राम बनाते समय इस चीज़ का ध्यान रखें। ये बहुत कम नंबर होता है CEB में जो इलेक्ट्रॉन्स होते हैं ग्रेटर टेम्परेचर 0 केल्विन। तो यहाँ पर अगर हमने 3 इलेक्ट्रॉन्स दिखाए तो होल्स भी 3 होने चाहिए, इस बात का ध्यान रखना है आपको। ये हम लोगों ने P टाइप में जो सेमीकंडक्टर वाला पार्ट था, भाई P टाइप क्या है, इसमें प्योर सेमीकंडक्टर है वो दिखाया, प्योर सेमीकंडक्टर का ये डायग्राम बन गया। अब P टाइप में आप डोपिंग कर देते हैं तो जो डोप्ड एटम्स के पास जो होल्स होते हैं उनका भी एनर्जी लेवल दिखाइए। तो ये एक एनर्जी लेवल हमने और दिखाया, दैट इज कॉल्ड एक्सेप्टर एनर्जी लेवल। एक्सेप्टर एनर्जी लेवल ये डोप्ड एटम से मिलता है, और एक्सेप्टर एनर्जी लेवल को हम लोग यहाँ पर होल से फिल करके दिखाएंगे। बहुत सारे डोप्ड एटम्स के होल्स होते हैं। अगर हम एक्सेप्टर एनर्जी लेवल हटा दें तो आपका जो एनर्जी लेवल डायग्राम है वो ओनली फॉर द इंट्रिंसिक सेमीकंडक्टर है, फिर वो प्योर सेमीकंडक्टर के लिए बनेगा। अच्छे से आप देखिए, इसी में हम चेंजेस करेंगे और वो बन जाएगा एन टाइप। तो ये P टाइप का एनर्जी लेवल डायग्राम है व्हेन यू हैव ए टेम्परेचर ग्रेटर देन 0 केल्विन। ठीक, अब अगर हमें एन टाइप के लिए चाहिए तो सेमीकंडक्टर का जो एनर्जी लेवल डायग्राम है वो तो एज यूजुअल जैसा इसमें बनेगा वैसा ही उसमें भी बनेगा। ये देखिए हमारे पास में अब एन टाइप है, लेकिन पहले सेमीकंडक्टर्स, प्योर सेमीकंडक्टर्स का एनर्जी लेवल डायग्राम यहाँ दिख रहा है आपको। अब एन टाइप में तो डोप्ड एटम्स के पास क्या होते हैं, इलेक्ट्रॉन्स होते हैं। डोप्ड एटम्स के पास में बहुत सारे फ्री इलेक्ट्रॉन्स होते हैं, तो उनका जो एनर्जी लेवल होगा दैट इज कॉल्ड द डोनर एनर्जी लेवल। और क्योंकि उसमें फ्री इलेक्ट्रॉन्स होते हैं तो ये डोनर एनर्जी लेवल कंडक्शन एनर्जी बैंड के साथ में बनेगा, इसका नाम है डोनर एनर्जी लेवल। डोनर एनर्जी लेवल, और इस डोनर एनर्जी लेवल में डोप्ड एटम्स के बहुत सारे फ्री इलेक्ट्रॉन्स होते हैं। ये क्वेश्चन नंबर 20 का आंसर हो गया। डायग्राम बनाना था और आपको नंबर अपने जो है कंफर्म करने थे। इसके बाद देखते हैं क्वेश्चन नंबर है 21। देखिए क्या क्वेश्चन, आंसर द फॉलोइंग गिविंग रीजन। ए पीएन जंक्शन डायोड इज डैमेज्ड बाय ए स्ट्रॉन्ग करंट, ये क्वेश्चन का आंसर देना है। और दूसरा है इम्प्योरिटीज आर एडेड इन इंट्रिंसिक सेमीकंडक्टर्स। तो रीजन बताना है कि ये काम जो किया जाता है वो क्यों किया जाता है। तो सबसे पहले जो इसका 21 का जो फर्स्ट पार्ट है उसको देखते हैं। 21 का जो फर्स्ट पार्ट है, रीजन बताना है मुझे कि पीएन जंक्शन डायोड अब डैमेज हो जाएगा अगर स्ट्रॉन्ग करंट उसको दी जाएगी। तो क्या रीजन होगा अभी, व्हेन स्ट्रॉन्ग करंट flows through the PN junction diode, through the PN junction diode, then due to heating effect of electric current, क्योंकि डायोड का अपना रेजिस्टेंस है, और रेजिस्टेंस अगर हम डायोड के रेजिस्टेंस को R से लिखें तो I² RT ये हीट होती है, और I आपकी बहुत रिच है, बहुत हाई है, तो हीट भी बहुत ज्यादा होगी। तो
हीटिंग इफेक्ट का जो रिजल्ट है वो वहां पर आने लगेगा। देन ड्यू टू हीटिंग इफेक्ट ऑफ इलेक्ट्रिक करंट्स, कोवैलेंट बॉन्ड जो वहां पर बने हुए हैं, कोवैलेंट बॉन्ड्स जो बने हुए थे डोप्ड एटम और इंट्रिंसिक सेमीकंडक्टर्स के एटम्स के बीच में और एटम एटम के बीच में, तो कोवैलेंट बॉन्ड्स ब्रेक एंड ह्यूज amount of charge carriers fall, and in this case जो आपका पीएन जंक्शन डायोड है, पीएन जंक्शन डायोड एक्ट एज ए कंडक्टर, तो जो आपका जो पर्पस है वो खत्म हो गया। आपका जो जंक्शन डायोड के जो पर्पस होते हैं वो खत्म हो जाएंगे, अब वो एज ए कंडक्टर की तरीके से रिएक्ट करने लगेगा। तो जो आपके पर्पस है कि जंक्शन डायोड से आपको जो पर्पस सॉल्व करने होते हैं फिर आप वो नहीं कर पाओगे। कंडक्टर बन गया तो कंडक्टर्स की एक्टिविटीज स्टार्ट हो जाएंगी। कंडक्टर के और सेमी कंडक्टर्स के अलग अलग फीचर्स होते हैं, तो अब यहाँ पर वो कंडक्टर बन गया तो मीनिंग ऑफ पीएन जंक्शन डायोड क्या हो गया, खत्म हो जाएगा। ये आपका उसका रीजन होगा। और इसी में जो सेकेंड है कि इम्प्योरिटीज आर एडेड टू इंट्रिंसिक सेमी कंडक्टर्स, तो इसका क्या रीजन है, चलिए सेकेंड वाले पार्ट का जरा रीजन देख लेते हैं। तो आपको पता है कि इंट्रिंसिक सेमी कंडक्टर्स में जब टेम्परेचर बिकम ग्रेटर देन 0 केल्विन तो बहुत ही छोटे नंबर्स होते हैं इलेक्ट्रॉन्स के, फ्री इलेक्ट्रॉन्स के और होल्स के। तो इन इंट्रिंसिक सेमीकंडक्टर जो चार्ज कैरियर्स हैं वो बहुत कम होते हैं। इंट्रिंसिक सेमीकंडक्टर्स में जो चार्ज कैरियर्स हैं दे आर वेरी वेरी स्मॉल, तो जो कंडक्टिविटी है वो बहुत पुअर होती है। तो इन इंट्रिंसिक सेमीकंडक्टर्स Ne बराबर NH इज वेरी स्मॉल वेयर Ne जो है वो आपके फ्री इलेक्ट्रॉन्स हैं और NH है वो आपके होल्स हैं, एंड बोथ आर पर यूनिट वॉल्यूम। और हमें कंडक्टिविटी क्या करनी है, इंक्रीज करनी है। तो सो इंक्रीज द कंडक्टिविटी मतलब चार्ज कैरियर्स का नंबर बढ़ाना है हमको। सो इंक्रीज द कंडक्टिविटी, वी ऐड डोपिंग मटेरियल विद इट। तो ये रीजन है, ये पर्पस है डोपिंग, यानी कि डोपिंग को बेटा इम्प्योरिटीज भी कहते हैं। यू कैन राइट हियर कि इम्प्योरिटीज मटेरियल विद इट। ओके, ये रीजन होगा इसका। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर, क्या है देखते हैं। चलिए देखते हैं क्वेश्चन नंबर 22 क्या है सेक्शन बी में। सेक्शन बी का 22 फर्स्ट, हाउ आर द इंफ्रारेड वेव्स प्रोड्यूस्ड। तो आपको पता है कि इंफ्रारेड जो है वो हॉट बॉडी से प्रोड्यूस होती हैं, जैसे कि आपका सन जो है वो हाई बॉडी टेम्परेचर उसका है और वहाँ से इंफ्रारेड वेव्स निकलती हैं। वाई दीज आर रिफर्ड टू द हीट वेव्स, इसी में इसका आंसर आ गया कि जब वो हॉट बॉडी से फॉर्म होने वाली वेव्स हैं तो दैट इज व्हाई गिव्स द हीटिंग इफेक्ट एंड सो इट इज कॉल्ड हीट वेव्स आल्सो। एंड गिव एनी टू यूजेस ऑफ द इंफ्रारेड वेव्स। तो इंफ्रारेड वेव को बेटा हम लोग जो है बहुत सारे कामों में लाते हैं, जैसे मिलिट्री में हम इनका यूज़ करते हैं, मिलिट्री पर्पस के लिए यूज़ करते हैं, और हीटिंग इफेक्ट है तो थेरेपी में भी इनको यूज़ करते हैं। देयर आर सो मेनी यूजेस। और उसके बाद में इसके साथ जो और में क्वेश्चन है कि हाउ आर एक्सरे प्रोड्यूस्ड। तो यू ऑल नो कि व्हेन हाई एनर्जी के इलेक्ट्रॉन्स हिट द टारगेट, जो कि टारगेट है वो हाई एटॉमिक वेट का है और हाई मेल्टिंग पॉइंट है, तो जब तेजी से चलते हुए इलेक्ट्रॉन की किसी टारगेट से हिट करते हैं तो वहाँ से जो वेव्स निकलती हैं उन्हीं को एक्सरेज कहा जाता है।
अगर मुझे सही से याद है तो रॉन्जन ने इसको डिस्कवर किया था। और इसके तो यूजेस आप जानते हैं कि मेडिकल फील्ड में बहुत सारे यूजेस हैं, तो आप उनको इस तरीके से लिख सकते हैं। क्योंकि क्वेश्चन जो है फॉर द 2 मार्क्स है एंड दैट इज़ वाई एक एक दो पॉइंट आपको वहाँ पर लिखना था। अब 22 के बाद देखते हैं 23 क्या कहता है। ब्रीफली एक्सप्लेन व्हाई एंड हाउ ए गैल्वेनोमीटर इज कन्वर्टेड इनटू एन आमीटर। तो किसी गैल्वेनोमीटर को हम लोग आमीटर में कन्वर्ट कैसे करते हैं और क्यों करते हैं, ये भी बात है। तो लीजिए बेटा, हम लोगों ने 23 में गैल्वेनोमीटर बना दिया। ये हमारे पास गैल्वेनोमीटर है। तो यू ऑल नो कि जो गैल्वेनोमीटर है, तो गैल्वेनोमीटर रीड स्मॉल वैल्यू ऑफ करंट, स्मॉल वैल्यू ऑफ करंट को रीड करता है, मिली एम्पियर माइक्रो एम्पियर की करंट्स को ये रीड करता है, और मैग्नेटिक इफेक्ट ऑफ करंट पर ये बेस्ड है आपका फिनोमेना इसका। लेकिन अगर आपको हाई करंट, सर्किट में हाई करंट है और आपको अगर इसे यूज करना है, तो अगर आप वो करंट इसके थ्रू जाने देंगे तो हीटिंग इफेक्ट ऑफ द इलेक्ट्रिक करंट से क्या हो जाएगा, डैमेज हो जाएगा। इसको बचाने के लिए हम इसकी संटिंग कर देते हैं, और जो संटेड गैल्वेनोमीटर है दैट इज कॉल्ड आमीटर। ये संटिंग रेजिस्टेंस आ गया। गैल्वेनोमीटर जो मैक्सिमम करंट ले सकता है दैट इज कॉल्ड गैल्वेनोमीटर करंट, आल्सो कॉल्ड फुल स्केल डिफ्लेक्शन करंट। और यहाँ पर जो करंट है वो फुल स्केल डिफ्लेक्शन से ज्यादा है। गैल्वेनोमीटर रीड स्मॉल वैल्यू ऑफ करंट, maximum current observed by it is called full scale deflection current, I और साथ में G, इसको IG से लिखते हैं। When flowing current हमारे पास में I है जो कि IG से बड़ी है, is passes through it, then due to heating effect of electric current, it will damage और इसी को रोकने के लिए ड्यू टू डैमेज कंट्रोल to avoid the damage we use shunt resistance, that is capital S, across it। अब क्या होगा कि जब शंट रेजिस्टेंस लगा होगा तो इस I करंट में जो IG वाला पार्ट है वो तो गैल्वेनोमीटर से पास हो जाएगा, और बचा हुआ जो पार्ट है इससे बाईपास हो जाएगा। और फिर जब आप पोटेंशियल्स दोनों के इक्वल करेंगे तो गैल्वेनोमीटर के लिए IG इंटू कैपिटल G इज इक्वल टू I माइनस IG इंटू कैपिटल S, जहाँ पर S आपका शंटिंग रेजिस्टेंस है और कैपिटल G आपका गैल्वेनोमीटर रेजिस्टेंस है। कैपिटल G रेजिस्टेंस ऑफ ए गैल्वेनोमीटर, रेजिस्टेंस ऑफ गैल्वेनोमीटर। तो ये इतना आपको लिखना था इस क्वेश्चन में आंसर में, ठीक है। बहुत ही कॉमन सा क्वेश्चन है, सिंपल सा क्वेश्चन है, ये इतने बार आप लोगों ने किया है। और इसी गैल्वेनोमीटर में जब हम लोडेड रेजिस्टेंस अप्लाई कर देते हैं तो ये जो सर्किट तैयार होता है दैट इज कॉल्ड द वोल्टमीटर। 23 के बाद चलते हैं क्वेश्चन नंबर, ये था आपका 23।
चेक करें इसको हम जरा। ये क्वेश्चन था आपका, हाँ ठीक है 23। अब हमारे पास में क्वेश्चन नंबर 24। चलते हैं क्वेश्चन नंबर है आपका 24। व्हाट इज मीन्ड बाय आयनाइजेशन एनर्जी। तो बहुत कॉमन सी बात है, सबने लिखा होगा। व्हाट राइट इट्स वैल्यू फॉर द हाइड्रोजन एटम। तो क्वेश्चन नंबर 24 के ए पार्ट में आयनाइजेशन एनर्जी की डेफिनेशन लिखनी है, ये आप सब लोगों ने किया होगा। और इसकी वैल्यू हाइड्रोजन एटम के लिए कितनी होती है, प्लस का 13.6 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। जो ग्राउंड स्टेट में इलेक्ट्रॉन की एनर्जी होती है, माइनस में उसका मॉड ले लो तो दैट बिकम द आयनाइजेशन एनर्जी। इसका जो सेकेंड पार्ट है 24 का, जो सेकेंड पार्ट है, सेकेंड पार्ट में आपसे मास डिफेक्ट की डेफिनेशन पूछी गई है। बहुत आसान सी बात थी, सभी लोगों ने किया था। हाउ इज इट रिलेटेड टू द स्टेबिलिटी ऑफ द न्यूक्लियस। अगर ज़्यादा मास डिफेक्ट होगा तो बेटा ज़्यादा बाइंडिंग एनर्जी होगी, और बाइंडिंग एनर्जी ज़्यादा होगी तो स्टेबिलिटी भी क्या होगी, ज़्यादा होगी। इस तरीके से आप क्या कर सकते हो, रिलेट कर सकते हो। चलते हैं, क्वेश्चन नंबर है आपका 25। देखते हैं क्या खास बात है इस 25 में। अ पॉइंट ऑब्जेक्ट इन एयर इज प्लेस्ड symmetrically at a distance of 60 centimeter in front of a concave spherical surface of a refractive index 1.5. If the radius of curvature of the surface is 20 centimeter, find the position of image form. तो क्वेश्चन में आपके पास में एक कॉन्केव वाला सरफेस है, स्फेरिकल सरफेस है कॉन्केव वाला। ये आपका कॉन्केव हो गया। ए पॉइंट ऑब्जेक्ट इन एयर, ऑब्जेक्ट आपका एयर में है और ये ऑब्जेक्ट कह रहा है, ये रिलेटिव टू ऑब्जेक्ट ये बात बताई जा रही है कि जो सामने वाली सरफेस है वो स्फेरिकल का कॉन्केव है। तो यहां पर 60 सेंटीमीटर पर ये ऑब्जेक्ट है, ये आपका 60 सेंटीमीटर है। सेंटर ऑफ कर्वेचर, रेडियस ऑफ कर्वेचर इज 20, तो रेडियस ऑफ कर्वेचर 20 है। ऑब्जेक्ट से लाइट चलेगी और इस कॉन्केव वाली सरफेस पर गिरने के बाद इस तरफ जाएगी। क्वेश्चन में ये कहा गया है कि ऑब्जेक्ट एयर में है और जो कॉन्केव वाला स्फेरिकल सरफेस है उसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स 1.5 है। तो कहां पर इमेज बनेगी, तो सिंगल कट सरफेस का फार्मूला लगाइए, μ2/v माइनस का μ1/u इज इक्वल टू μ2 माइनस μ1/R। ये फार्मूला अप्लाई करें। μ2 मींस क्या, जहां लाइट जाती है वहां का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स। तो लाइट निकल करके ऑब्जेक्ट से निकलेगी और कहां जाएगी, 1.5 में जाएगी, यानी कि 3/2। v हमें पता नहीं, μ1 वहां का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स जहां से लाइट आती है, तो लाइट इज कमिंग फ्रॉम द एयर। u की वैल्यू 60 है, साइन माइनस होगा, μ2 3/2, μ1 आपका 1 होगा। और रेडियस ऑफ कर्वेचर साइन आपका कैसे होगा, माइनस का 20। साइन कन्वेंशन अगर गलत हो जाएगा तो ये क्वेश्चन गलत हो जाएगा। प्लस का 1/60 और यहाँ से आ जाएगा माइनस का 1/40। तो 3/2v माइनस का 1/40 माइनस का 1/60। सॉल्व करें, क्या एलसीएम आएगा, 120 से कम तो नहीं आएगा। 3/2v 40 और 60 का एलसीएम 120 होगा। 40 3 जा एंड 60 2 जा। 3/2v माइनस का 5/120, तो v की वैल्यू हो जाएगी 120 इंटू में 3 अपॉन में 10 और ये माइनस में 36 आ जाएगा। एंड इन केस ऑफ रिफ्रैक्शन अगर v आपका माइनस में है, इसका मतलब इमेज कैसा है, वर्चुअल है। तो क्वेश्चन में फाइंड द पोजीशंस ऑफ द इमेज, तो केवल इमेज का पोजीशन बताना था। -36 आने का मतलब जो इमेज होगी वो वर्चुअल होगी, और वर्चुअल का मतलब होता है कि इमेज ऑब्जेक्ट की साइड में ही बनेगी, जिस तरफ ऑब्जेक्ट है उसी साइड में ये इमेज बनेगी। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 25 कर लिया हम लोगों ने। चलता है नेक्स्ट क्वेश्चन पर।